हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न विद स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसकी प्रॉपर्टीज की, जनरेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की बात करेंगे, इनवेरियंस ऑफ चार्ज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए कुछ क्विकली रिकैप कर लेते हैं। अरे कोई एक चार्ज है, दूसरा अगर इसमें कोई चार्ज है और दूसरा एक वस्तु लिया जाए जो न्यूट्रल है, अगर इन दोनों के बिंदुओं को हम संपर्क में ला दें, दोनों को हम क्या करें, संपर्क में ला दें, तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि चार्ज जो है सेम सेम वितरित हो जाता है। और दोनों को अलग कर दे तो अब देखेंगे कि दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, सेम सेम चार्ज हो जाएंगी। अगर इनका शेप, साइज दोनों सेम हो और तो ही उससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर किसी वस्तु को ऋण आवेशित करना है, निगेटिव करना है इसको, या पॉजिटिव करना है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। कौन उत्तरदायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, न कि प्रोटॉन। प्रोटॉन कहीं भी नहीं जाते हैं, जो जाता है इलेक्ट्रॉन। अगर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निगेटिव होगा। हमने देखा था कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कोई वस्तु धन आवेशित हो रहा है, तो इसके मास में कमी आ जाती है, द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और हमने ये भी देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसमें, यानी कि वस्तु निगेटिव हो जाता है, तो क्या होता है, मास में बढ़ोतरी हो जाती है। आपको विद्युतीकरण का पहचान करना है। अगर कोई वस्तु विद्युत का चालन करती है या नहीं करती, इसका पता करना है, तो इसके लिए प्रतिकर्षण ही मुख्य पहचान है। कौन सा है, प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण की मुख्य पहचान है। विद्युतीकरण की मुख्य पहचान है। क्यों आकर्षण क्यों नहीं है, तो आपको पता है प्रतिकर्षण तभी हो सकता है जब दो चार्ज वस्तु को, तब आकर्षण तो अनचार्ज वस्तु में भी हो जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि कोई वस्तु आवेशित हो, लेकिन वो एक प्रकार का आकर्षण बल है कि नहीं है। विद्युतीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता हमको कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे गोल्ड इलेक्ट्रोलिक होता है, इलेक्ट्रोमीटर होता है, इलेक्ट्रो वोल्ट मीटर होता है, इन सबके सहायता से हम विद्युतीकरण की पहचान कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ बेसिक है। जैसे इसका सिंबल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से दर्शा सकते हैं। दोनों से दर्शा सकते हैं आप। अगर बात करें इसके यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इसका जो है आप कहते हैं कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आधारी राशि नहीं है। इसका आधारी राशि कौन है, आधारी राशि है विद्युत धारा। इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, हम लोग दर्शाते हैं विद्युत आवेश बराबर, विद्युत आवेश बराबर क्या, विद्युत धारा और गुना समय। विद्युत धारा गुना समय, यानी कि Q, अगर इसको हम Q से दर्शाएं, विद्युत धारा को I से दर्शाएं और समय को T से दर्शाएं, तो हमने पढ़ा था 10th में Q बराबर IT। Q बराबर IT यानी कि Q का मात्रक है कूलॉम, I का मात्रक होता है एम्पियर और गुना T का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी 1 कूलॉम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, 1 एम्पियर सेकेंड। इसी का नाम है 1 कूलॉम। अगर बात करें इसके सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलॉम। स्टैट कूलॉम। इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, इसकी बात करें डायमेंशन फॉर्मूला की, तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर है एम्पियर, यहाँ पर है सेकेंड। तो एम्पियर का क्या लिखेंगे, ए से दर्शाएंगे ना, और सेकेंड को टी से हो जाएगा एटी। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एटी। अगर बात करें कि इसके सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि एक ESU
और एक यूएसयू का मान है 1 फ्रैंकलिन। 1 फ्रैंकलिन होता है। अगर बात करें आवेश के सबसे बड़े मात्रक की, सबसे बड़ा मात्रक वह होता है फैराडे। 1 फैराडे होता है। जो फ्रैंकलिन है, एक ईएसयू है, इसमें कितने कूलॉम होते हैं? तो अगर 1 कूलॉम बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू। इसमें देखिए इतना छोटा मात्रक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। देखिए कितना छोटा मात्रक है। 1 कूलॉम में 3 गुना 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन होता है। और अगर बात करें कि 1 फैराडे जो सबसे बड़ा मात्रक है, तो 1 फैराडे बराबर हो जाता है 96,500 कूलॉम। देखिए इतना गुना है। अगर आप बात करें, देखिए इसी में होता है एक और मात्रक होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। क्या होता है? एक और मात्रक होता है, इसको हम लोग कहते हैं एब कूलॉम। एब कूलॉम क्या होता है? 1/10 का कूलॉम होता है। ठीक है, 1/10 कूलॉम, यानी एक कूलॉम का 10वां भाग 1 एब कूलॉम कहलाता है। ये सब हो गए आपके इंफॉर्मेशन। सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 1 कूलॉम में 3 गुना 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन होता है और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम होता है। आपको ये भी पता होगा कि 1 फैराडे जो चार्ज होता है वह 1 मोल कण पर उपस्थित चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 1 मोल में कितने कण होते हैं? 14.022 गुना 10 की पावर 23। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 96,500 कूलॉम आ जाएगा। आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 मोल कण पर संख्या। 1 मोल मतलब होता है 14.022 गुना 10 की पावर 23, यानी कि इतने पर चार्ज निकालोगे कितना आ जाएगा? 96,500 कूलॉम आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। विद्युत आवेशों की सबसे पहला गुणधर्म है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता। बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जुड़ते हैं। आपको तो पता है कि अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं, एक अदिश राशि होती है। देखो हम कैसे जोड़ेंगे। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। और बात करेंगे हम विद्युत आवेशों की निश्चलता। विद्युत आवेशों की निश्चलता की बात करेंगे, इसको कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आगे बात करेंगे हम आपसे विद्युत आवेशों के संरक्षण की। विद्युत आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, तो केवल रूपांतरण हो सकता है। इसकी बात करेंगे विद्युत आवेशों का संरक्षण, यानी इसको कहते हैं आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो अभी एग्जाम में बार-बार पूछा जाता रहा है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और बात करेंगे आपसे हम विद्युत आवेशों की क्वांटिटी। Quantization of इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की इन चारों प्रॉपर्टीज का हम अभी फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग विद्युत आवेशों की योज्यता पर। इलेक्ट्रिक एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या देते हैं इसको? विद्युत आवेशों की योज्यता क्या कहती है? यह कहती है कि विद्युत आवेश जो है क्या होते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। या कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो तो इसका संपूर्ण आवेश क्या होगा? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। विद्युत आवेशों का
आवेशों का संपूर्ण योगफल उनके छोटे छोटे आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि Q1 Q2 Q3 Q4 ये छोटे ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं, तो सिस्टम पर कुल आवेश जो टोटल चार्ज है, यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसे ही कर करके प्लस डॉट 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 Q है। यानी कि टोटल चार्ज आपको निकालना है तो आपको अपनाना पड़ेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn। जितने चार्जेस होंगे सबको ऐड कर देंगे विथ साइन। कैसे ऐड करेंगे? विथ साइन ऐड करेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को भी जोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज को भी जोड़ेंगे, लेकिन निगेटिव चार्जेस की जगह पर माइनस का साइन लगाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस की जगह पर आप प्लस का साइन लगा देते हैं। इसको मान लीजिए कि एक सिस्टम है, इस पर P निगेटिव चार्ज है, P निगेटिव चार्ज है और N पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? P निगेटिव चार्ज है, N पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल निगेटिव चार्ज हो गए। टोटल निगेटिव चार्ज हो गए, निगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? माइनस P हो जाएंगे। और टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस, टोटल पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे आपके प्लस N। अब जब आप इस पर टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE प्लस NE, और इसको जब आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? N माइनस P इंटू E, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज माइनस टोटल नेगेटिव चार्ज और इंटू E हो जाएगा। तो ऐसे आप टोटल चार्ज निकाल लोगे। तो जो है अगर उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उस पर क्या, उसका मतलब क्या है कि टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर है टोटल पॉजिटिव चार्ज के। अगर एक वस्तु नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस से ज्यादा है। अगर एक वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्जेस से ज्यादा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की, विद्युत आवेशों की इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आवेश होता है ना, किसी भी निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। आप उसको विराम अवस्था में रखो, आप उसको गतिशील अवस्था में रखो, आप यहाँ रखो, आप 2 किलोमीटर दूर रखो, आप अपने पास रखो, आप हमारे पास रखो, कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज रख दो, वह जो है उतना ही मान होगा, ना उसमें बदलाव आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यानी कि इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज is free to its velocity। इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्री होता है वो रेस्ट में भी होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि Q at rest इज इक्वल टू होता है Q at मोशन। आप चार्ज को रेस्ट में रखो, आप चार्ज को मोशन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चार्ज से चल रहा हो या वस्तु रुका हुआ हो, उस पर चार्ज सेम रहेगा। चार्ज जो है फ्री होता है उसके वेलोसिटी से। अब इसी और वही अगर हम मास की बात करें, तो मास जो है
मास जो है अब उसके वेग पर निर्भर करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। न्यूटन का ये लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा ना। ये क्या है? मास एट रेस्ट है। ये क्या है? मोशन ऑफ पार्टिकल है। और ये क्या है? ये लाइट वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ये क्या है? लाइट वेलोसिटी है। और ये क्या है? मास एट मास इन मोशन। कोई चार्ज अगर गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा ये डिपेंड करेगा उसके वेलोसिटी पे। मान लीजिए उसका वेलोसिटी v है। अगर v देखिए हम लोग के लिए मास ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं होता है? वो इस कारण नहीं होता है कि c का वैल्यू आपको पता है 3 गुना 10⁸ तो इतना बड़ा वैल्यू है। अगर v का मान और लोग का चार्ज कितना होता है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसके लिए तो 1 से बड़ा हो जाता है ना मान, इसलिए क्या हो जाता है एम नॉट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोचो अगर इसका मान 1 से छोटा आ जाए, 1 से छोटा माना जाए तो एम नॉट को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है 10 के पावर 6 होता है। 10 के पावर 6 हो जाता है तो इससे बहुत पास में आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का मास बढ़ जाता है वेलोसिटी के समय। तो ये मास जो है डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता। विद्युत आवेशों का संरक्षण, विद्युत आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये क्या होता है? तो आपने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको उसको केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। उसे विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आत्मा अमर है, उसी प्रकार की विद्युत आवेश भी क्या है? अमर है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूपांतरण हो सकता है। इस प्रकार हमारी आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, अपने शरीर बदलती रहती है। उसी प्रकार जो है चार्ज क्या करते हैं तो एक बॉडी छोड़कर दूसरी बॉडी की जाते रहते हैं, लेकिन चार्ज ना तो उत्पन्न किया जा सकते हैं और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसी बात को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे? किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में कुल विद्युतीय आवेश संरक्षित रहता है। चार्ज को सुरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय में कुल विद्युतीय आवेश संरक्षित रहता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं the total charge of an isolated system is conserved
कहने का मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम, एक अकेला रहने वाला निकाय, एक अकेला रहने वाला वस्तु पर अगर कोई चार्ज है तो उसका आवेश संरक्षित रहता है, वो कभी भी इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे नहीं जाता है। मान लीजिए एक यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए +3 क्यू चार्ज है, यहाँ पे +2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे -2 क्यू चार्ज है। और इसी बॉडी को जब हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे लाते हैं तो यह चार्ज लुप्त हो जाता है। यह चार्ज जो है बन जाता है +5 क्यू आवेश, यहाँ पे बन जाता है +7 क्यू आवेश। तो बताइए एक बड़ा क्यू है, इसमें कितना चार्ज होगा, यहाँ पर एक बड़े क्यू का मान क्या होगा। तो आपको अभी हमने बताया कि इस टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इसका सुरक्षित रहता है, कहीं भी जाता नहीं है। तो टोटल चार्ज इसका निकाल लीजिए, चार्ज क्यू नेट इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा +3 क्यू चार्ज है, इधर जो है +2 क्यू चार्ज है और इधर जो है -1 क्यू चार्ज है। जोड़ोगे 5 क्यू और माइनस हो जाएगा 1 क्यू, घटाओगे 4 क्यू चार्ज आ जाएगा। अब इसका भी चार्ज देख लो, यह चार्ज जो होगा इसके चार्ज के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि 4 क्यू चार्ज जो होगा +5 क्यू +7 क्यू और प्लस कैपिटल क्यू हो जाएगा। अब जब आप कैपिटल क्यू का मान निकालोगे तो 7 5 12 हो जाएगा, यानी 4 क्यू -12 क्यू। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -8 क्यू, यानी क्यू का वैल्यू आ जाएगा -8 क्यू। आशा करते हैं आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा। एक तन्हाई में रहने वाला चार्ज पर कभी भी आवेश बदलता नहीं है, हमेशा चार्ज कंजर्व रहता है। अब देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कुछ एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं विद्युत आवेशों के संरक्षण के कुछ उदाहरण की। सबसे पहला है युग्म विलोपन। युग्म विलोपन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक धन आवेश पॉजिट्रॉन आता है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, ये है पॉजिट्रॉन। जब ये दोनों पास पास आते हैं तो एक दूसरे को अभ्यास कर देते हैं, दोनों को नष्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये टोटल जितना इस पे माइनस चार्ज है उतना इस पे प्लस चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हो गया, इसका 0 हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। दोनों एक दूसरे को मार दिए, खत्म कर दिए। अंत में 2 फोटॉन्स उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, 2 फोटॉन के कण उत्पन्न होते हैं, किरणें निकलती है। यानी कि यहाँ पर भी टोटल चार्ज 0, यहाँ पर भी टोटल चार्ज 0। देखिए आवेश संरक्षित है ना जी। एक इलेक्ट्रॉन के बाद जब एक पॉजिट्रॉन आता है तो दोनों एक दूसरे को विनाश कर देते हैं, इसी को कहते हैं युग्म विलोपन। और निकलता है 2 फोटॉन की किरणें निकलती है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 की, जो है न्यूट्रॉन छह। न्यूट्रॉन छह क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन टूटता है, किसमें टूटता है, प्रोटॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। उसी प्रकार होता है प्रोटॉन छह। प्रोटॉन छह किसमें टूटता है, न्यूट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटता है। और उसी प्रकार अब देखिए है युग्म उत्पादन। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन वो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। युग्म उत्पादन जो है बिल्कुल उल्टा है, उल्टा है किसका, उल्टा है युग्म विलोपन का। युग्म उत्पादन जो है युग्म विलोपन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें गामा किरणों से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं। इसमें प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से प्रोटॉन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव क्षय की। यानी आप जानते ही हैं, ये कौन नहीं जानता है कि क्या होता है, यूरेनियम का परमाणु जो है टूट करके थोरियम और हीलियम में बदल जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरेनियम पर टोटल चार्ज कितना है, 92 है, यानी Q बराबर है 92। यह टूट करके थोरियम में बदल जा रहा है जिसका परमाणु संख्या 90 है, यानी कि यहाँ पर Q1 बराबर है 90 और यहाँ पर प्लस है, ये 3 में टूट जाता है, यानी कि Q2 बराबर है 92। 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने 92 इलेक्ट्रॉन। अभी भी टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो है यहाँ पे कितना है 92 है ना, 92 ई 90 और प्लस 2e कितने हो गए 92। अभी भी टोटल चार्ज कंजर्व्ड है। क्या है, कंजर्व्ड है, यानी कि सारे विद्युत आवेशों के संरक्षण के पालन करते हैं।
अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी